क्या आप सोच सकते हो एक आदमी जो दुश्मन के देश में रह के 7 सालों तक जासूसी करता है, आतंकवादियों के साथ उठता है, बैठता है, खाना खाता है और बिना गोली चलाए पूरे ऑपरेशन को खत्म कर देता है। आज की कहानी है भारत के सबसे खतरनाक दिमाग की, अजीत डोवल, जिसको कि रियल लाइफ चाणक्य कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे इंसान की कहानी जिसकी जिंदगी धुरंधर फिल्म से बहुत ही ज्यादा खतरनाक और रोमांचक है। एक ऐसा आदमी जो आईपीएस ऑफिसर बन के सिस्टम में आया और धीरे धीरे भारत की सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी का दिमाग बना। दुश्मन के बीच रह के जासूसी की और आतंकवादियों के बीच रह के ऑपरेशन किया और देश के सबसे बड़े सीक्रेट मिशन को लीड किया। ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि उस इंसान की जर्नी है जिसने शैडो में रह के पूरी देश की किस्मत को बदल दिया। 20 जनवरी 1945 उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियों में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसने आगे चल के भारत की सिक्योरिटी में हिस्ट्री दर्ज कराई और वो नाम था अजीत डोवल का। उनके पिता आर्मी में मेजर थे, यानी डिसिप्लिन, स्ट्रेटेजी और देशभक्ति सब की सब उन्हें बचपन में सिखा दी गई। उन्होंने अपनी पढ़ाई अजमेर के मिलिट्री स्कूल से की, जहाँ किताबें नहीं बल्कि लीडरशिप, करेज सब कुछ उन्हें सिखाया गया। और उसके बाद उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर किया। लेकिन असली गेम चेंजर मोमेंट तब आया जब 1968 में अजीत डोवल ने यूपीएससी का एग्जाम दिया और पहली अटेम्प्ट में, पहली कोशिश में उन्होंने एग्जाम क्रैक किया। एक बार सोचो, जिस एग्जाम को करने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। सिर्फ 22 साल की एज में वो इंडिया में आईपीएस ऑफिसर बने। यहीं से चालू हुई एक ऐसे सफर की कहानी जो आगे चल के भारत की सबसे खतरनाक मिशन तक पहुंचने वाली थी। आईपीएस ऑफिसर बनने के कुछ दिन बाद अजीत डोवल के सामने एक बहुत बड़ा इम्तिहान आ गया। केरला, जहाँ एक छोटी सी घटना ने बहुत भयंकर दंगे का रूप ले लिया। हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि लोग एक दूसरे की दुकान जला रहे थे, वहां आग लग रही थी, लूटपाट हो रही थी और पुलिस भी अंदर जाने से डर रही थी। लेकिन सरकार का वहां पे जबरदस्त दबाव था, किसी भी हालत में दंगे शांत करो। और इसी माहौल में एक नए और अनजान आईपीएस ऑफिसर को उस टाइम में जिम्मेदारी दे दी गई और वो ऑफिसर थे अजीत डोवल। लेकिन असली कहानी स्टार्ट होती है जब सबको लग रहा था लाठी चार्ज होगा, गोली चलेगी, बहुत ज्यादा खून खराबा होगा, और तभी अजीत डोवल ने कुछ अलग रास्ता चुना। ना लाठी चार्ज, ना गोली, ना कोई बड़ी हिंसा। उन्होंने इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजी का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया। वो खुद दंगों के बीच गए, हर गली, हर इलाके की जानकारी जुटाई और सबसे अहम, दंगे भड़काने वाले लोगों की पहचान की। और उसके बाद उसके लीडर थे जाके सीधे बात की और उन्होंने वहाँ असली समस्या समझी और उसे जड़ से खत्म कर दिया। और इसका नतीजा, जो दंगे कई दिनों से जल रहे थे वो बस एक हफ्ते में शांत हो गए। बिना गोली, बिना खून, बिना डर, सब कुछ मैनेज हो गया। और यहीं से अजीत डोवल सिर्फ आईपीएस ऑफिसर नहीं रहे, वो बन गए बहुत ही ज्यादा मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट और आगे चल के इनकी पहचान पूरे देश में होने वाली थी। अब हम बात करते हैं मिजोरम मिशन की, अजीत डोवल के कैरियर का सबसे खतरनाक और बहुत ही ज्यादा रिस्की मिशन। मिजोरम, जहां हालत पूरी तरीके से कंट्रोल के बाहर थी और वहां पे रेविलियन स्टार्ट हो चुका था। वहां के लोग भारत से अलग होना चाहते थे और मिलिटेंट और हथियार वहां खुलेआम बात थी। और सरकार के लिए ये सिचुएशन बहुत ही सेंसिटिव था, क्योंकि सरकार डायरेक्ट अगर मिलिट्री एक्शन लेती तो पूरा का पूरा इलाका सरकार के खिलाफ हो जाता। ऐसे में ये जिम्मेदारी दी गई अजीत डोवल को। लेकिन उन्होंने जो फैसला किया वो किसी आम ऑफिसर के लिए आम बात नहीं थी। उन्होंने तय किया दुश्मन को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से हराया जाएगा। वो पहाड़ों के बीच पहुंचे और मिलिटेंट के साथ रहने लगे। उनके साथ बैठ के खाना खाया, शराब पी और धीरे धीरे उनके भरोसे को जीत लिया। इतना खतरनाक खेल कि अगर एक बार भी असली पहचान सामने आती तो उनकी मौत किसी भी तरीके से तय थी। यहाँ तक कि उनकी पत्नी को भी नहीं पता था उनके घर में जो लोग आ रहे हैं वो एक्चुअल मिलिटेंट है। अब असली खेल स्टार्ट होता है। धीरे धीरे अजीत डोवल ने मिलिटेंट के बीच दरार खोजी और उसी कमजोरी को उन्होंने अपना हथियार बना लिया। 7 से 6 कमांडर को उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया। और जैसे ही ये हुआ, पूरा का पूरा रेविलियन कमजोर पड़ गया। मिलिटेंट और नक्सल पूरी तरीके से टूट गई और लाल दंगा को मजबूर होकर पीस टॉक करनी पड़ी। और इसका नतीजा, मिजोरम भारत का हिस्सा बना। लाल डेंगा आगे चल के सीएम बनाए गए
और इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बिना युद्ध के खत्म हुआ। ये बस ऑपरेशन नहीं बल्कि ये था माइंड वर्सेस वेपन का खेल, और इस खेल में अजीत डोवल ने बिना गोली चलाए पूरी जंग जीत ली। अब हम बात करते हैं सिक्किम ऑपरेशन की, जहां उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। अब कहानी पहुंचती है एक ऐसे मिशन पे जहां इंटेलिजेंस नहीं बल्कि पूरा पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी दाव पे था। सिक्किम एक बहुत ही ज्यादा छोटा सा राज्य है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स के लेवल पे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, और उस टाइम में वहाँ के राजा के ऊपर फॉरेन इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा था, और ये इलाका उस टाइम में भारत के लिए बहुत ही खतरनाक बन चुका था। अब सवाल था बिना युद्ध के इस सॉल्यूशन से आखिर कैसे हैंडल किया जाए, और यहाँ अजीत डोवल ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने लोकल पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ही ज्यादा शांति से सपोर्ट किया, जनता के अंदर बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस फैलाई, और धीरे धीरे राजा के खिलाफ माहौल बना दिया। यानी कि सीधा अटैक नहीं बल्कि अंदर से पावर शिफ्ट हो गया। और फिर आया सबसे बड़ा कदम यानी इलेक्शन। जनता ने अपना फैसला सुनाया, राजा की पकड़ कमजोर हो गई। इसके बाद वहाँ पे एक रेफरेंडम कराया गया और नतीजा बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला आ गया। उस टाइम में 97% लोग ने वोट किया कि इंडिया के साथ जुड़ जाया जाए, और फिर 16 मई 1975 सिक्किम ऑफिशियली भारत का हिस्सा बना। बिना युद्ध, बिना खून खराबा, पूरा का पूरा एक राज्य स्ट्रेटेजी और इंटेलिजेंस के दम पे भारत में शामिल हुआ। यही है अजीत डोभाल का तरीका, सीधी लड़ाई नहीं बल्कि एक ऐसा खेल जिसमें दुश्मन को पता ना चले और वो हार जाए। अब बात करते हैं पाकिस्तान में स्पाई लाइफ की। उन्होंने धुरंधर फिल्म की तरह वहाँ पे जाके समय बिताया। अब कहानी पहुँचती है उस मोड़ पे जहाँ हर एक कदम पे मौत का खेल था। अजीत डोभाल को भेजा गया दुश्मन देश यानी कि पाकिस्तान, और वो भी एक ऑफिसर की तरह नहीं बल्कि एक जासूस बना के भेजा गया। आप सोचो, भारत का एक ऑफिसर दुश्मन देशों के बीच सालों तक रह रहा था, ना कोई पहचान, ना कोई सुरक्षा, और हर एक पल पकड़े जाने का डर। अजीत डोभाल ने यहाँ 6 से 7 साल बिता दिए, कभी भिखारी बन के, कभी एक आदमी बन के काट दिया, कभी भीड़ में घुल मिल के। वो हर एक जगह तक पहुंच गए जहां तक पहुंचना नामुमकिन था। उनका सबसे बड़ा मिशन था पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की पूरी जानकारी निकालना। आप सोचो, उन्होंने कहता रावलपिंडी जैसे सेंसिटिव एरिया से बहुत इंफॉर्मेशन निकाला। वो वहाँ बिना शक के हमेशा पहुँचते रहे, और हर जरूरी जानकारी और इंटेल भारत तक पहुंचती रही। लेकिन ये सब आसान नहीं था, उन्हें 2 बार पकड़ा भी गया। एक बार उनकी पहचान पे शक हुआ, और दूसरी बार भेष बदले जाने पे पकड़ी गई। अब आप सोचो, अगर उसी वक्त सच्चाई सामने आती तो वापस आने का कोई भी रास्ता उनके पास नहीं था। लेकिन हर बार अजीत डोभाल ने अपनी इंटेलिजेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड से खुद को बचा लिया, और फिर से उन्होंने वहीं पे उस मिशन को कंप्लीट किया। ये सिर्फ जासूसी नहीं बल्कि हर एक दिन मौत का खेल था, जहां एक गलती सब खत्म, उनकी जिंदगी जा सकती थी। लेकिन अजीत डोभाल ने साबित किया असली जंग हथियार से नहीं बल्कि दिमाग से जीती जाती है। अब बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक थंडर की। 1988 भारत के गोल्डन टेम्पल, जहां आतंकवादी एक बार फिर घुस चुके थे। वहां पे मिलिटेंट के हाथों में बहुत ज्यादा हथियार थे, अंदर पोजीशन लेके वो उस टाइम में बैठे हुए थे। और इस बार सरकार कोई गलती नहीं दोहराना चाहती थी, क्योंकि पहले के ऑपरेशन का असर अभी तक लोगों के दिमाग में था। तो सवाल था बिना हमला किए इन आतंकवादियों को बाहर कैसे निकाला जाए। और अजीत डोभाल ने यहाँ पे सबसे खतरनाक फैसला किया। वो खुद भेष बदल के आतंकवादियों के बीच घुस गए। उन्होंने भेष बदला पाकिस्तानी एजेंट बन के, और वो धीरे धीरे आतंकवादियों के बीच में घुस गए, और अंदर जाके उन्होंने उनका भरोसा जीत लिया। अब अंदर से उन्होंने बहुत छोटी छोटी जानकारी जुटाई, कितने आतंकवादी है, कौन लीडर है, किस जगह पे कौन तैनात है, और बाद में यही जानकारी एनएसजी और सिक्योरिटी फोर्स तक पहुंचा दी गई। अब चालू हुआ फाइनल गेम। मंदिर के बाहर एनएसजी ने पोजीशन ले ली, अंदर की वाटर सप्लाई और बिजली काट दिया गया, और धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा प्रेशर बिल्ड किया गया। अंदर बैठे आतंकवादियों का मोरल टूटने लगा, गर्मी, प्यास और डर बढ़ने लगी। और तभी अजीत डोभाल ने एक चाल चली। वो अंदर गए और उन्होंने आतंकवादियों को कन्विंस किया कि अब बस एक ही रास्ता है कि तुम सरेंडर कर दो। और फिर कुछ ही दिनों में सभी आतंकवादियों ने हथियार डाल दिए। बिना खून खराबा, बिना भारी नुकसान, सब कुछ मैनेज हुआ। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, जहां एक इंसान ने पूरे बैटलफील्ड को माइंड से कंट्रोल किया। और यही अजीत डोभाल ने साबित किया कि असली जीत गोली नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी से होती है। अब बात करते कांधार हाईजैक की, जहाँ पे उन्होंने बिना डरे काम किया। और आपने ये वाला सीन धुरंधर फिल्म में जरूर देखा होगा। 1999 क्रिसमस का समय, इंडियन एयरलाइन की फ्लाइट IC 814, 170 से ज्यादा लोग उस टाइम प्लेन में फंसे थे, आतंकवादियों के कब्जे में थे, और हर एक पल मौत का डर था।
और प्लेन को घुमाते हुए आखिरकार कांधार अफगानिस्तान में उतारा गया। अब ये सिर्फ हाईजैक नहीं था, ये भारत के लिए नेशनल क्राइसिस बन गया था। ऐसे में सरकार ने भेजा अपने सबसे भरोसेमंद दिमाग जो कि अजीत डोवल का था। अब शुरू हुआ सबसे खतरनाक नेगोशिएशन। आतंकवादियों की डिमांड साफ थी, 36 आतंकवादियों की रिहाई और $200 मिलियन कैश। यानी कि अगर डील नहीं हुई तो 170 जिंदगियां खतरे में। देश के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर था, पैसेंजर के परिवार का, मीडिया का और इंटरनेशनल। और दूसरी तरफ टेररिस्ट हर एक पल धमकी दे रहे थे। अब यहाँ पे अजीत डोवल ने एक माइंड गेम खेल दिया। उन्होंने टेररिस्ट से बार बार इसके बारे में बात की, उनकी साइकोलॉजी समझी और धीरे धीरे डिमांड को बहुत ही कम किया। और आखिरकार 36 की जगह से 3 आतंकवादियों की रिहाई पे डील फिक्स हुआ। और इसका नतीजा सभी पैसेंजर सुरक्षित वापस आए और एक बड़ा डिजास्टर टल गया। लेकिन ये जीत बहुत ही ज्यादा आसान नहीं थी। हर एक सेकंड प्रेशर था कि सही फैसला लेने का। और अजीत डोवल ने फिर से एक बार साबित किया कि जब बात देश की सुरक्षा की है तो सबसे बड़ा हथियार नहीं दिमाग होता है। अब बात करते हैं दाऊद ऑपरेशन की। अब इस कहानी का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे फ्रस्ट्रेटिंग मोड़ आएगा। एक समय ऐसा आया जब भारत के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद इब्राहिम को पकड़ने का मौका मिल गया था। अजीत डोवल को एक पक्की खबर मिली कि दाऊद एक खास इवेंट को अटेंड करने वाला है, यानी सालों की तलाश अब कुछ दिनों में खत्म होने वाली थी। तुरंत उन्होंने प्लान बनाया और दाऊद के दुश्मन छोटा राजन को कांटेक्ट किया और उसी के शूटर को इस मिशन के लिए तैयार किया। उन्हें अलग से ट्रेनिंग भी दे दी और हथियार भी पहुंचा दिया। उन्होंने उनकी फेक आइडेंटिटी बनाई और पूरा का पूरा सेटअप तैयार किया। सब कुछ परफेक्ट सेट था, बस एक कदम और दाऊद पकड़ा जाता। लेकिन तभी मुंबई पुलिस को इस ऑपरेशन की भनक लग गई और उन्होंने इन शूटर को इंडिया में घेर लिया और यहीं ये पूरा मिशन खत्म हो गया। ये एक ऐसा मौका था जो कि इतिहास बदल सकता था। अजीत डोवल ने बहुत कोशिश की, अपने सारे कॉन्टेक्ट को यूज किया, लेकिन देर हो चुकी थी। सोचिए अगर उस दिन ऑपरेशन सफल हो जाता तो शायद आज दाऊद इब्राहिम कहीं छुपा नहीं होता। लेकिन ये इंटेलिजेंस वर्ल्ड की एक सच्चाई है, हर एक मिशन कभी सफल नहीं होता। कभी कभी सब कुछ तैयार होने के बाद भी आखिरी पल में खेल पलट जाता है। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स और पावर की। आखिर अजीत डोवल के पास इतना पावर आया कहां से? अब कहानी एक ऐसे मोड़ पे आती है जहाँ मैदान बदल चुका था लेकिन खिलाड़ी वही था। अजीत डोवल रिटायरमेंट ले चुके थे लेकिन उनका खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ था। लेकिन अब उन्होंने फ्रंट लाइन छोड़ के बैकएंड में स्ट्रेटेजी पे काम करना स्टार्ट किया। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी की एक थिंक टैंक बनाई, बड़े पॉलिटिकल लीडर से बहुत ही ज्यादा कनेक्शन बनाया और देश के बड़े मुद्दों पे इन्फ्लुएंस डालना स्टार्ट किया। धीरे धीरे उनका नेटवर्क बहुत ही पावरफुल हुआ। अब वो एक सिर्फ फॉर्मल ऑफिसर नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजी एडवाइजर बन गए। इसी दौरान देश में करप्शन के खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट स्टार्ट हुआ। सेमिनार, डिस्कशन और पॉलिसी लेवल पे इन्फ्लुएंस हुआ और अजीत डोवल इनडायरेक्टली पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा बन गए। और फिर आया 2014, बीजेपी सत्ता में आई और अजीत डोवल को बनाया गया इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिसको कि शॉर्ट में एनएसए के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ एक पद नहीं, एक पोजीशन है जहाँ देश की सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी और बहुत बड़े बड़े डिसीजन को कंट्रोल किया जाता है। और यहीं पे अजीत डोवल इंडिया के सबसे पावरफुल माइंड में एक बने। अब बात करते हैं मॉडर्न ऑपरेशन की। एनएसए बनने के बाद अजीत डोवल एक एडवाइजर नहीं रहे, वो बन गए भारत के हर एक स्ट्रेटेजी और एक्शन का मास्टरमाइंड। सबसे पहले उन्होंने इराक वार के दौरान 86 इंडियन की जान बचाई। पूरा इलाका वार जोन था, ISIS का खतरा था और हर एक पल जान का जोखिम। अजीत डोवल खुद वहां पहुंचे और ग्राउंड लेवल पे एक प्लान बनाई और सारे के सारे नर्स को सेफली वापस लाया। उसके बाद आया वो पल जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, सर्जिकल स्ट्राइक। भारत ने पहली बार दुश्मन के देश में घुस के हमला किया। इसके बाद बालाकोट का एयर स्ट्राइक, इंडिया ने एयर पावर का इस्तेमाल करके सभी टेरर कैंप को टारगेट किया। और फिर आर्टिकल 370, कश्मीर से स्पेशल स्टेटस को हटा देना। ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही सेंसिटिव फैसला था, लेकिन इस ऑपरेशन को अजीत डोवल ने बहुत अच्छे से मैनेज किया। इन सभी मिशन में प्लानिंग, टाइमिंग, एग्जीक्यूशन, हर कुछ में अजीत डोवल की स्ट्रेटेजी दिखती है। और सबसे बड़ा बदलाव इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसी का। पहले हम बस डिफेंसिव थे, लेकिन आज के डेट में डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों हो गए। यानी कि अगर कोई हमला करेगा तो सिर्फ बचाव नहीं बल्कि जवाब मिलेगा, और वो भी दुश्मन की जमीन पे, और अपने हिसाब से जवाब दिया जाएगा। यही अजीत डोवल का डॉक्टरिन जो भारत की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को डिफाइन बनाता है। अब बात करते हैं बहुत सारे कंट्रोवर्सी की जो अजीत डोवल से जुड़ी है। हर एक कहानी बस जीत की नहीं, अजीत डोवल की जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आए जहाँ सवाल उठे और विवाद भी। उनके परिवार को लेके आरोप लगे और उनके फैसलों में पॉलिटिकल डिबेट स्टार्ट हुई।
यहाँ तक कि बहुत सारे मामले आज तक कोर्ट भी पहुंचे। आलोचकों ने सवाल उठाए और समर्थकों ने उनका बचाव किया, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है उस पर आज भी बात होने की जरूरत है। पर एक चीज कभी नहीं बदली और वो चीज है उनका इन्फ्लुएंस। ना ही उनकी पोजीशन कभी कमजोर हुई और ना ही उनके डिसीजन का कभी इम्पैक्ट कम हुआ। क्योंकि जब बात आती है नेशनल सिक्योरिटी की तो कोई भी फैसला लेना आसान नहीं। और अजीत डोभाल वो इंसान है जो हर एक कंट्रोवर्सी के बाद और भी ज्यादा पावरफुल बन के सामने आए। आप सोचो, एक ऐसा आदमी जो शैडो में रह के पूरा खेल को कंट्रोल करता है, जिसने दुश्मनों के बीच रह के उनके सिस्टम को समझा और उसी के सिस्टम को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर लिया, जो बंदूक से नहीं बल्कि दिमाग से युद्ध जीतता है, जो सामने नहीं आता लेकिन हर एक फैसले को पीछे से कंट्रोल करता है। आज के डेट में वही इंसान भारत की सिक्योरिटी को बहुत ही ऊंचे लेवल पे पहुंचा रहा है। यही रीजन है कि आज अजीत डोभाल को भारत का चाणक्य कहा जाता है। अजीत डोभाल एक नाम नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजी है। तो दोस्तों, ये थी अजीत डोभाल की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या वो सच में इंडिया के सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजिस्ट हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद।